अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हालात, क्या हालचाल। हुमा नहीं है 2 दिन के लिए अवेलेबल, सो मेरा और आपका साथ रहेगा इन 2 घंटों में। बहुत सी खबरें हैं हमारे पास। बताना तो हमने ये था कि पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे कमी करके एक मरतबा फिर कितना बड़ा अवामी रिलीफ हुकूमत की तरफ से लोगों को दिया गया है। अभी हम बारिशों की बात कर ही रहे थे इससे पहले कि बारिशें एक नया ख़तरा लेकर आती हैं, ये खस्ता हाल मकानों के लिए, कच्चे घरों के लिए। तो मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया है। इनफैक्ट कल से इसका आगाज़ होने जा रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें जारी हैं। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। लाहौर के बागवानपुरा में हमने आपको अपडेट कर दिया था। क्या सूरत हाल है, उम्मे फरवा हमें ज्वाइन करेंगी फ्रॉम लाहौर और उनसे पूछ लेते हैं। फरवा, बताइएगा, क्या बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है या बारिश से पहले जो घुटन और हब्स वाला माहौल होता है वो बन गया है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि मानसून का चौथा स्पेल स्टार्ट होगा 29 जुलाई से, तो वो कल से शुरू हो चुका है और लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 44 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश जो है हुई। कहीं बहुत हल्की बारिश हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई। और अगर हम रवा साल बात करें, जो मानसून का इस वक्त सीज़न चल रहा है, उसमें अब तक बारिशों के बायस से 38 यानी 38 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 6 इसके अलावा 6 मवेशी जो हैं वो करंट लगने से जाँ बहक यानी वो भी मर चुके हैं। तो इस लिहाज से ये सूरत हाल है और 72 घर जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। तो ये बारिशों के बाद से ये सूरत हाल है। और अगर हम बात करें लाहौर डिवीज़न में, तो शेखुपुरा से ऊपर के जो अजला हैं और उसके साथ जो मुल्हिका जगह हैं वहाँ पर भी सैलाबी पानी आया है, क्योंकि बारिशें जब ज़्यादा हुई, पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, तो जो आबादी थी वहाँ पर पानी आ चुका है। और इस हवाले से लाहौर के अंदर ही लाहौर के अलावा जो इलाके हैं लाहौर डिवीज़न के, उसमें 11 फ्लड कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए वहाँ पे खाना और रिलीफ कैंप्स बना के वहाँ मेडिकल। अच्छा, पिछले साल हमने देखा था कि दरियाए रावी ने भी ज़रा जोर पकड़ा था, भारत से भी पानी आया था। अभी रावी के अतराफ़ के आप भी हमें कितना रिपोर्ट करती रही हैं वहाँ से, अभी वहाँ पे सब पुरअमन माहौल है, मतलब कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है एज सच? नहीं, बिल्कुल भी अब्दुल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बारिशें गुज़श्ता साल की निस्बत तो 25% कम रही हैं। और ये जो और दूसरा जो स्पेल था ना इस दफ़ा, जो बारिश का हमने मानसून का लाहौर में देखा, तो वो काफ़ी हैवी गुजरा है, जिसमें 200 से ज़ायद एक दिन में बारिश भी रिकॉर्ड हुई। उस दौरान में हमने देखा कि रावी के ऊपर जो पानी का बहाव था वो 60,000 क्यूसिक तक गया। उसके बाद जैसे ही बारिशें कम होना शुरू हुई, जो बहाव था पानी का वो भी कम होना शुरू हो गया। तो इस वक्त 5, 6, 7 हज़ार क्यूसिक पानी चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि यूँ कहा जाए ना कि जैसे ही मानसून की बारिशें होती हैं, दरियाए रावी का हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है। वरना तो रावी के अंदर तो गंदा आलूद पानी वहाँ पर मौजूद होता है, गंदा नाला तो लगता है बारिश के पानी की वजह से रावी की बिल्कुल नाला लगता है। और रावी का पानी जब उसके अंदर आता है बारिशों की वजह से, तो दरियाए रावी की खूबसूरती भी बहाल हो जाती है। अच्छा, व्हाट वी सी इन योर बैकग्राउंड राइट नाउ उम्मे फरवा, कि अभी ज़रा धूप सी निकली हुई है, सो अभी उस तरह बारिश वाला माहौल बना नहीं है, क्योंकि कल अगर 44 मिलीमीटर बारिश हुई है, सो कल तो बारिश हुई है। हम ये कह रहे थे, महकमा मौसमियात ने कहा है आने वाले कल से सिलसिला शुरू हो गया। सो आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, शाम ऑनवर्ड्स, दोपहर ऑनवर्ड्स? बिल्कुल बारिशों की तो पेशगोई तो बिल्कुल है वो। और ये मानसून की बारिश है, ये तो कभी भी किसी टाइम पे भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल अभी यहाँ इस टाइम पे तो देखिए हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन एकदम बादल आ जाएंगे और कहीं पे भी बारिश है वो बरसना शुरू हो जाएगी। उसके बारे में तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिल वक्त जो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो यही है कि 29 से लेके 5 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला चौथा स्पेल है, ये होती रहेगी। थैंक यू उम्मे फरवा। 29 से लेकर 5 अगस्त तक ये सिलसिला रहेगा जारी। और आज है 30, तो कल भी बारिश हुई है। अभी वैसे लाहौर में उस तरह बादल नहीं आए हुए हैं, लेकिन एकदम ही फिर काले बादल आसमान पर छाते हैं, मौसम सुहाना भी हो जाता है। ये मानसून की खूबसूरती है जो अभी बाकी मुल्क पे तो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हमारे यहाँ वैसे कराची में मौसम अब्र आलूद है, जुलाई में रहता भी है, अगस्त में भी रहता है, लेकिन वो जो गहरे काले बादल का आना और फिर खुलकर पानी बरसना, उसका एक अपना फ्लेवर है जो
सर्टनली अभी हम यहाँ तो कोई बारिश का सीन नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको पता है ना, हमारी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है बारिश को हैंडल करने की। उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो हमें फ़िक्रमंद कर देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो बात तो खुशखबरी जिसे कहते हैं ना, वो तो हमने आपको देनी है, वो तो सर्टनली दे दें कि अब 4 आने, 8 आने, 12 आने, अब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या होते हैं ये। सो 4 आने का मतलब है 25 पैसे, 8 आने का मतलब है 50 पैसे और 12 आने का मतलब है 75 पैसे। सो इस बार पेट्रोल की कीमत में तब्दीली करके आवाम को जो रिलीफ दिया गया है वो है 12 आने, यानी पूरे 75 पैसे। अब आवाम कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है कि इस बड़ी बचत से वो क्या कुछ करेगी या इस रिलीफ को कैसे हजम करेगी। खैर, आलमी मंडी में भी वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज एंड एक्नॉलेज के पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और दोबारा कल से परसों से अगर बात कर लें, जब मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदा माहौल बना है, सो 5 से 7% ब्रेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सो जब कम हुई थी हमें ये शिकवा था, हमारा ये शिकवा तब ज़रा जायज़ था और ज़्यादा जायज़ था कि जब ये 5-7% कम हुई थी कीमतें, उस वक्त 1 रुपये की कमी की गई थी और उसके अगले दिन 1 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया गया और आज 75 पैसे की कमी कर दी गई। सो हम ये 1 रुपये के इर्द गिर्द इसी तरह ये सर्कलिंग अराउंड इट। सो पेट्रोल की नई कीमत है 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर का अगेन इजाफा किया गया है। डीज़ल की कीमतों में जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, दोबारा हमले शुरू हुए थे, अभी ये जो बीच में लाल आया था ना, इससे पहले वाला भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और मट्टी का तेल भी 4 पैसे 1 रुपया 4 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है उसकी वजह से ये कीमतें बढ़ती हैं और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले कर दिए हैं। कल सदर ट्रंप बड़े गुस्से में थे और उन्होंने शदीद हमलों की धमकी पहले ही दे दी थी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू किए गए और सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में की गई है। अमरीका की सेंट्रल कमांड ने आज के हमले मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पासदाराने इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन की तनसीबात, बहरी निगरानी के निज़ाम, दिफाई तनसीबात शामिल हैं और हमलों का मकसद ईरान और इसके इत्तेहादियों के अमरीकी अफवाज, कमर्शल जहाज़ रानी और हमसाया खलीजी ममालिक पर हमले करने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान किया था। बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे वो कल और रूसी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमले कुवैत से किए गए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि कशीम जजीरे और बूशहर में धमाके भी सुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने आबान पर भी हमला किया है और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कशीम जजीरे पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। मलबे तले 3 अफराद दबे हुए हैं। हमलों में जजीरे पर बिजली का निज़ाम भी मुतासर हुआ है और बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। हमलों में ज़ख्मी होने वाले 2 अफराद को अस्पताल पहुँचाया गया। ईरानी हुक्काम ये कह रहे हैं कि बंदर अब्बास में सुनाई दिए जाने वाले धमाके शहर पर हमले नहीं हैं, बल्कि कशीम जजीरे पर हमले की वजह से थे और ईरान में तेल की अहम तनसीबात के हामिल सूबे खोज़िस्तान में भी हमले किए गए हैं और उधर मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला किया गया और ख़बर रसां एजेंसी के मुताबिक हमले से 2 जहाज़ों में आग लगी, जिसे बाद में बुझा दिया गया और वाक़े के बाद किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब वाला मामला चल रहा है। सऊदी अरब ने बहरा अहमर में यानी रेड सी में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और ख़बर रसां एजेंसी के मुताबिक हुसियों के हमले से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद ममालिक से राबते शुरू कर दिए हैं। इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जन ममालिक से बातचीत भी जारी है। उधर यमनी वज़ीर इत्तलात का दावा है कि हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा है और ये कोशिश ख़तरनाक पेशरफ्त है और हुसी बाबुल मंदब को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का जरिया बनाना चाहते हैं। एज इन टेरर फाइनेंसिंग के लिए ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यूज़ हो सकता है पैसा। सो ये है सूरत हाल। इसी पे ज़रा बात करते हैं। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। प्रोफेसर साहब, ईरान और अमरीका के दरमियान अब एक मरतबा फिर सख्त तनाव की सी कैफियत है। जो 3 दिन का वक्फा आया था, मिसाइल हमले दोबारा शुरू हो गए हैं।
क्या इस मरतबा ये कोई बड़ी जंग बन जाएगी या फिर दोबारा सीज़ फायर कोई करा देगा, बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा? क्या खदशा है आपको? मेरे हिसाब से बड़ी जंग का खदशा नहीं हो सकता। में बड़ी जंग कोई नहीं जीत सकता। ईरान भी नहीं जीत सकता, उसके पास मटेरियल नहीं है, लोग नहीं है, अमेरिका भी नहीं जीत सकता। तो ये पॉस्चरिंग हो रही है, धमकियां दे रहे हैं, सड़क रहे हैं, भड़के मार रहे हैं, दोनों तरफ से लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है ट्रम्प की तरफ से, नॉन डिप्लोमेटिक, बड़ी थ्रेटनिंग लैंग्वेज है। देखिए ज्यादा टेंशन जो है कि फ्रस्ट्रेशन है कि कैसे इसको जंग को खत्म किया जाए। द रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई ना, हूथी ने जो अटैक किया, दैट्स मच मोर इंटरेस्टिंग, मच मोर डेंजरस। देखिए आप एक घर में आपके सिर्फ फ्रंट डोर आप निकल के जा सकते हैं, आपका फ्रंट डोर बंद किया आप कैदी हो गए। तो ईरान को कैदी किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने के बाद, लेकिन सऊदी अरेबिया के 2 दरवाजे थे। फ्रंट डोर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इनका बैक डोर भी है रेड सी, उन्होंने पाइपलाइन बनाई हुई है। तो दे मेक अबाउट 10 मिलियन बैरल्स पर डे, कुछ यहाँ से जाती है, कुछ वहाँ से जाती है। अब जो यमन में हूथीज ने जो अटैक किया है, तो रेड सी को जो क्लोज कर दिया है, दैट्स मच मोर वॉलेटाइल, डेंजरस। सऊदी अरेबिया उसको अटैक करेगा, ये वैसे भी हूथी से 10 साल से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और अमेरिका भी उसको बहुत सीरियस लेगा। तो अगर नेक्स्ट जो बम्बार्टमेंट होगी वो हूथी पे होगी, यमन में होगी, ताकि रेड सी को खोला रखा जाए। दैट विल बी द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। Hormuz will be sorted out because that's second priority. First priority is keep the oil flowing. So देखिए काफ़ी डेवलपमेंट होने वाली है, अगर 3-4 हफ्ते में काफ़ी इंटेंसिटी होगी इसकी। इंटेंसिटी आपको लग रहा है इंक्रीज हो सकती है, एंड यू वेरी राइट कि हूसियों ने जो बाबुल मंदब की बंदिश का सिलसिला शुरू किया है, वहाँ जो हमले शुरू किए हैं उससे हालात और कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं, और वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिस पे हम सबको नज़र रखनी होगी। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, जंगी हालात और कशीदगी अब गल्फ़ के दीगर इलाकों तक फैल चुकी है, जैसा कि अभी हम खुद ही जिक्र कर रहे हैं। यमन की हमने बात कर ली, फिर इराक है, मिस्र भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। ओमान की कोशिश है कि खित्ते के यही ममालिक आपस में मामला तय कर लें। अब न हरमुज़ में आपको पता है ईरान ओमान के मुज़ाकरात भी हो रहे थे, खैर वो कोई पेशरफ नहीं हो सकी है उसमें, ताकि आपने हरमुज़ खुल सके। ओमान ये चाहता है। क्या इस प्लान की कामयाबी का चांस है? आपको लगता है कि इलाकाई ममालिक खुद कुछ तय कर लें? बेहतर तो यही होगा, लेकिन कुछ तय कर सकते हैं, कर लेंगे? बेहतर तो होगा, लेकिन वो उसके लिए आपको ब्रोकर चाहिए। हु इज द ब्रोकर जो करेगा? लोग दो पार्टी जिनकी लड़ाई हो रही होती है, दो हमसायों की, तो वो बैठ के तो हाथ तो नहीं मिलाते ना, तो ब्रोकर की जरूरत होती है कोई। तो वो ब्रोकर की पाकिस्तान भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है। लेकिन ये आप देखें, ये स्ट्रेटजी क्या है ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि उनके जारे जो प्रॉक्सीज हैं, यमन हूथी उनके प्रॉक्सीज हैं, इराक में शिया हैं उनके प्रॉक्सीज हैं, उन सबको इग्नाइट कर दिया जाए, ताकि ईरान को सारा प्रेशर ईरान पे ना हो। अमेरिका स्प्रेड आउट हो जाएगा, अमेरिका फिर उनको हूथी से भी जंग मारेगा, इराक में भी फोकस करेगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी स्मार्ट है कि उनकी सबको डाइल्यूट कर दो ताकि हम पे अटैक ना कर सकें, वो घबरा जाएं। तो दिस स्ट्रेटजी इज गोना वर्क वेल। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका भी हार्डली हिट करेगा बाकी इराक को और हूथीज को विद द हेल्प ऑफ इजराइल। तो ये दिस इज गोना एस्केलेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, बट अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक होगा इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑलराइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, सदर ट्रम्प की जानिब से हमले भी जारी हैं। आपने जिस तरह कहा ना कि वो गैर पार्लिमानी नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, कालम गलोच पे ही सॉर्ट ऑफ उतर आते हैं वो एट टाइम्स। मज़ीद हमलों की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन साथ साथ ये दावे भी सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ अमरीकी ज़राए की तरफ से कि ईरान के साथ डील बस होने ही वाली है। ये भी रिपोर्ट किया जाता रहा इन्हीं गुज़श्ता 24 घंटों में, 12 घंटों में। अब इन हालात में इस रवैये के साथ अमन डील की तरफ जाना आपको लग रहा है, इज देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी? जाएंगे? अल्टीमेटली तो जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए, लेकिन अभी वो हालात आपको नजर आ रहे हैं खित्ते में? अमन डील ऐसी होती है, देखे ना, बिहाइंड द सीन होती है मुज़ाकरा, उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें कई हफ्ते लगते हैं। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक है, ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं, कुछ बम्बार्टमेंट हो रही है, दिस टू मेक श्योर कि हम वीक नहीं है, आप मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन हो रहे हैं। आपके हाल में पाकिस्तान में तो जो है हमारे फील्ड मार्च और अपने मियाँ साहब खामोश बैठे हैं, नहीं, हैवी डिप्लोमेटिक हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं। तो दिस इज टू थिंग्स आर ट्रू, बातचीत भी हो रही है और धमकियाँ भी दी जा रही हैं और लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। धमकियाँ भी दी जा रही हैं और साथ साथ मुज़ाकरात भी बैकडोर हो ही रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से मौजूद थे। लेकिन हालात कशीदा हैं, और हालात जब कशीदा होते हैं तो बराह रास्त उसका असर होता है ऑयल प्राइसेस पे। ऑयल प्राइसेस पे जब ग्लोबली होता है
तो हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा ही होता है। ख़त्ते के ममालिक में अगर हिसाब लगा लें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। हमारे यहाँ हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि डीज़ल की कीमत बढ़ रही होती है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो इतना वॉलेटाइल हो जाता है कि एक दिन 7,500 पॉइंट्स बढ़ जाता है, अगले दिन फिर नीचे आ जाता है। मतलब ज़ाहिर है बाज़ार ये वॉलेटिलिटी भी बर्दाश्त कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कॉशियस हुए में हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एट द सेम टाइम ये जो हुसियों और रेड सी वाला मामला है और सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर ज़रा क्लोजली सबको मॉनिटर करना होगा, क्योंकि अगर ये मज़ीद कशीदा हुआ तो सर्टनली इसके असरात, इसके मुज़मरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग, द वर्ल्ड इज़ क्लोजली ऑब्जर्विंग, एंड हम तो यहाँ हैं ही आपको अपडेट करने के लिए, बताने के लिए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पर रावलाकोट में जारी एहतजाज खासा संजीदा मामला बनता जा रहा है। जिस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, मामलात को बड़ा गंभीर कर दिया उन्होंने। और ऐसे ठोस शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि एहतजाज करने वालों में ऐसे अनासर शामिल हैं जो पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। मतलब स्ट्रेट फायर और बड़ा पिन पॉइंट करके हेड्स को टारगेट करने की भी इत्तलात आ रही हैं। आईने पाकिस्तान हर शहरी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, होना चाहिए, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त तो कोई भी रियासत नहीं दे सकती। किसी भी रियासत को काबिल कबूल नहीं होता और ना आइन इस बात की इजाज़त देता है। मुजाहिरीन से कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की गई है, कितना ही हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ये मामला उलझा ही हुआ है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खाबर अली शौकत ने बताया है कि पुलिस ने हमेशा सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की, मगर जब मुसल्ला अफराद ने हमले किए तो कानूनी जिम्मेदारी के तहत जवाब दिया गया। इस टाइम भी जो कि कल के बिलखसूस वाक़यात हैं और आज के भी वाक़यात हैं, और जिस तरह से जो है भारी हथियारों से और जदीद हथियारों से हमारे जो फोर्सेस हैं उन पर अटैक किया गया है, उससे भी वाज़ह होता है कि ये जो जत्थे हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में मुख्तलिफ मकामात पर जो है मोर्चाबंद होकर फोर्सेस पे हमलावर हो रहे हैं, ये कोई मामूली जो तंजीम नहीं है, बल्कि इसके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं वहाँ पे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदालों ने भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और मुतअद्दिद जो हैं वो अहलकारान जो हैं हमारे ज़ख्मी हुए इन ऑपरेशन में। इसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं और जो पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद जो मुलज़मान हैं जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी असला और मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा जो अमेरिकन जो एक वेपन है, ऑटोमेटिक वेपन, वो भी बरामद हुआ है। ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये जो भी एक तंजीम है जो कि कलदम तंजीम है, ये एक मुख्तलिफ एजेंडे पे काम कर रही है। ये जो कि सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पुरअमन तहरीक है और इस तरह से जो है पुरअमन। अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के 2 मराहिल बाकी हैं बाय द वे, और हुकूमत समेत तमाम सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि आज़ाद कश्मीर के हालात को जितनी जल्द हो सके मामूल पर लाया जाए। मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात सुने भी जाएँ, साथ ही एहतजाज करने वालों को भी ऐसे अनासर से ख़ुद को दूर रखना होगा जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, और इसी में रियासत का मफाद है और ख़ुद आज़ाद कश्मीर के अवाम का भी मफाद है। जहाँ रियासत से हम ये तवक्को करते हैं कि वो नरमी का बर्ताव करे, हाथ रखे, ग्रीवेंसेस को दूर करे, ज़ख्मों पर मरहम रखे, वहीं लोगों से भी हम ये तवक्को करते हैं कि वो कानून को हाथ में ना लें। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर। मोहम्मद अली साहब, मामला तो बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन मामला आपको लगता है और ज़ाहिर है अपेरेंटली विजिबली ज़्यादा गंभीर हो गया है। अगर जाने भी जा रही हैं, दोनों अतराफ से जानी नुकसान भी हो रहा है, सो इस मामले का हल क्या है? अल्टीमेटली तो बातचीत ही होनी होगी और बातचीत ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने देखा है जब अनाओं की जंग बन जाती है, इस तरह के मामलात किसी भी खित्ते में हों, चाहे बलूचिस्तान में हों, चाहे यहाँ पे हों, चाहे पाकिस्तान के और किसी खित्ते में हों, तो उसका खमियाजा दिहाइयों मुल्क को भुगतना पड़ा है। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम, और आपके देखने वालों को भी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे इस वक्त एक इंतहाई दानिशमंदी और संजीदगी का
तकाजा है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से। लेकिन इसके क्विकली मैं बता दूं 4 पहलू हैं। एक पहलू तो खुशाइंद ये है कि देखिए जो जमहूरी अमल है और इसमें बड़े पैमाने पे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का शरीक होना, वोटिंग के अमल में शरीक होना और मुल्क की बड़ी जमातों का जोशो बलबले के साथ इलेक्शन मुहिम करना और अपने एजेंडे को पेश करना इस बात का सबूत है कि जो अक्सरियत है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की, वो पुरअमन, इखलाक, आइन और कानून के दायरे में अपने हकूक़ के हुसूल के लिए, अपने मेयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए एक जायज़ जिद्दोजहद सियासी अंदाज में करना चाहते हैं, जो उनका हक भी है और मैं समझता हूँ हर हुकूमत और रियासत को उसका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुनियादी तौर पर बसा औकात उनको इंगेज करने की भी कोशिश की गई, उनको इनवाइट भी किया गया और एक पुरअमन जिम्मेदाराना अंदाज से सियासी अमल में वो शरीक नहीं होना चाहते और जमहूरी अमल या जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सियासत के गार्ब में दर हकीकत इंतशार बर्पा करना चाहते हैं और हुकूक का नारा लगा के डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, जो कि तीसरा पहलू है, यानी कि वो एक मुल्क दुश्मन एजेंडे को सियासी अंदाज में आगे बढ़ाने का एक यूं समझें कि हरबा दिखाई देता है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, जाहिर है वहाँ पे जब हम यहाँ देखते हैं कि हुकूक की जो तहरीक है वो बहुत से अनासर ऐसे होते हैं जो उसको हाईजैक करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो अब तफरीक कैसे की जाए? मतलब अवाम को ये कैसे बताया जाए कि हाँ जी ये आपके हकूक़ हैं, ये लोग आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बाज़ लोग जो हैं आपके अंदर ही मौजूद वो इसको पुरतशद्दुद बना रहे हैं। इसके लिए कौन किरदार अदा कर सकता है? इसमें पाकिस्तान की सियासी क़यादत कोई किरदार अदा कर सकती है, इसमें कश्मीर की सियासी क़यादत कोई किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि कश्मीर की अपनी सियासी क़यादत, उनके MLAs वगैरह वो तो पाकिस्तान से बदजन करना चाहते हैं और तशद्दुद और इंतशार का रास्ता अपनाते हैं, उनमें तफरीक करें। और जिस तरह आपने हवाला भी दिया अपने इब्तदाई कलमात में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जो इन मुजाहिरों में भी आपको नज़र आ रहा है जिस तरह विजुअल्स में कि वो हथियार उठाए हुए हैं और वो कोई आम पुरअमन और पुरजोश सियासी कारकुन नहीं है, बल्कि साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़े ट्रेंड और आला तरबियत याफ्ता जो है वो किसी मुसल्ला तंजीम से उनका ताल्लुक है और उन्होंने उसकी तरबियत भी हासिल की है। और आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी महारत और हथियार को इस्तेमाल करने का जो एतमाद है वो एक आम सिविलियन और सियासी कारकुन का नहीं होता है। और अभी जिस तरह आपने क्लिप भी सुनवाया जो आला जो पुलिस अफसरान का, उनके पास जदीद तरीन गैर मुल्की असलहा भी मौजूद है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे बाशऊर और गैरतमंद जो और पुरअमन कश्मीरी बहन भाई हैं उनको समझना और उसका इदराक करना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ नारों के की गूंज में जो दहशतगर्द जो अनासिर हैं। मोहम्मद अली साहब, हम यहाँ गुफ्तगू कर सकते हैं, हम यहाँ कोशिश कर सकते हैं, हम यहाँ तरवीज दे सकते हैं कि इन लोगों को समझना ज़रूरी है, लेकिन देखें प्रैक्टिकली किसी को जाके बात करनी होगी, किसी को जाके ये प्रोसेस लीड करना होगा, किसी को जाके ये प्रोसेस इनिशिएट करना होगा।
पहले भी बहुत दफ़ा बातचीत हो चुकी है हुकूमत पाकिस्तान से लोग सीन मतलब कौन आप हु डू यू थिंक इज़ एन आइडियल कैपेसिटी के मुजाहिरीन से जाके बात हो, जो मकामी क़यादत है कश्मीर की उसको साथ बिठाया जाए, पाकिस्तान के सियासतदान साथ बैठें, रियासत के रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठें, बिकॉज़ किस तरह आपको लगता है कि इस मामले का हल निकल सकता है? बिकॉज़ ज़ाहिर है इसका हम सब के मफाद में यही है कि इस मामले का हल निकले। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए मुख्तसरन मैं इस जो वे फॉरवर्ड है उसके दो पहलू आपके सामने तजवीज़ करूंगा। पहली बात ये है कि जो लोग जेन्युइनली गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने म्यार ज़िंदगी और हुकूक की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो कि उनका हक है, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ तो डेफिनेटली रियासत, सियासी कायदीन, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे आज़ाद कश्मीर के हों, उनको इंगेज करना चाहिए और मुसलसल इंगेज करना चाहिए। लेकिन उनकी सफ़ों में जो ऐसे लोग हैं जो मुंतशिर करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, तशद्दुद को इस्तेमाल करते हैं, उनको इन सियासी जो मूवमेंट है उसके अंदर पहचानना और उनको अलग करना, उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। देखें दहशतगर्द जो है अगर आप उससे मुज़ाकरात करेंगे किसी कालिदम तंजीम से, तो वो तो उसको लेजिटिमाइज करने के, उसको मजीद एम्बोल्डन करने के मुतरादिफ होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक जो मौक़िफ़ और बयानिया है हमारी रियासत का, हमारी सियासी और कौमी क़यादत का, वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हम हर कश्मीरी जो कि अमन के साथ अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है उसका एहतराम भी करते हैं, उसके मसाइल को सियासी अंदाज में मिल बैठ के हल भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे, हथियार उठाएंगे, रियासत के खिलाफ वायलेंस करेंगे, तो हम कानून के दायरे से आपको देखेंगे और कानून से आपकी सियासत जो है वो बालातर नहीं हो सकती और ना होना चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्शन का फेज़ जब फेज़ 2 और फेज़ 3 मुकम्मल हो जाएगा, जब एक नई असम्बली सामने आएगी, तो तब शायद एक बेहतर माहौल बन सके? अभी तो इलेक्शन की गहमा गहमी भी है ना, उसकी गर्मा गर्मी ज़रा ज़्यादा है, गहमा गहमी तो कम है, गर्मा गर्मी ज़रा ज़्यादा है। सो तब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, मामलात को हल की तरफ लेकर जाया जा सकता है। डू यू थिंक दैट कैन हेल्प? डेफिनेटली अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सियासी कायदीन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का एतमाद का वोट हासिल करके जिनको खुद हमारे कश्मीरी बहन भाई चुनते हैं, वो तो इस बात का जमहूरी, आईनी, कानूनी और अमली सबूत है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए उन पे एतमाद करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस के एड्रेस के लिए उनको उनकी तरफ देखते हैं। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा एक लेजिटिमेट और सियासी और पुरअमन जो जिम्मेदार हैं वो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के लोगों की चुनी हुई क़यादत है। उनका ये हक भी है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है, उनका ये फ़र्ज़ भी है और डेफिनेटली उनसे भी ये तवक्को की जाती है कि वो डेफिनेटली जो मसाइल हैं उनको समझें, बेहतर अंदाज में हल करें, तवक्कुआत को पूरा करें, बैड गवर्नेंस के मसाइल हल करें और एतमाद अपने अवाम का हासिल करें। और इसी ज़रिए से मैं समझता हूँ बतदरीज जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको पहचानें, उनको आइसोलेट करें, एक्सपोज करें और मुल्क दुश्मन जो साजिश है पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की, उसको भी नाकाम बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अली साहब। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और अहम इशू जिस पे हम कई रोज़ से बात कर रहे हैं, मुल्क के सरकारी अस्पतालों में, खुसूसन सिंध के सरकारी अस्पतालों में HIV के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सख्त इस पर गम गुस्से का इजहार किया है। PMA ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक लांडी अस्पताल, वलीका अस्पताल, दीगर इलाकाई क्लिनिक्स में HIV केसेस के फैलाव की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। PMA का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में HIV केसेस का सामने आना इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत है। मुजरिमाना गफलत से भी मेरा ख्याल है कुछ और ही होना चाहिए इसके लिए टर्म। ये किसी तरह भी कौमी सानहे से कम नहीं है, इसे महज मामूली इंतज़ामी कोताही करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना था कि वो सिंध के सरकारी अस्पतालों में हिफाजती उसूलों को नज़रअंदाज किए जाने पर खामोश नहीं बैठेगी। इसी पे बात करते हैं। अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के।
अब्दुल गफूर साहब, आप हमें समझा सकते हैं, ज़ाहिर है आप मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता भी हैं, आप इस तंजीम के भी सेक्रेटरी जनरल हैं, कैसे हो सकता है कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जिनकी ट्रेनिंग है, जो MBBS करके निकले हैं, हमारे सरकारी अस्पतालों में, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में बेहतरीन किस्म के ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनकी आंखों के सामने ये हो रहा हो, या वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है वो ये कर रहा हो, और किसी मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल? पहला सवाल तो हमारे जहन में ये आता है कि चलिए हम दूर दराज किसी अताई के पास तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स में कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। बात असल में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स का मसला हो या लोअर स्टाफ का मसला हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे मैनेजमेंट का मसला है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या जो इदारे हैं जो उनको हैंडल करते हैं, वहाँ पे भी कुछ बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। जैसे सपोर्ट के जो नहीं मिलती उनको, या उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करते, प्रोक्योरमेंट का जो तरीक़ेकार है वो सही वाज़ह नहीं होता, तो ये इश्यूज पैदा होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ये भी नहीं है कि जो लोअर स्टाफ है वो इस तरह से नहीं कर सकता कि जो ऑर्डर्स हैं उनको ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट तो करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उनके पास सिरिंज अवेलेबल नहीं होगी तो वो दो लोगों पे इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही खतरनाक है। और वो भी हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, जहाँ अपनी बीमारी का मदावा चाहते हैं, वहाँ जाके बीमारी खरीद के लाते हैं। ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है। हम बस इसको क्या कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है किस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए अब्दुल गफूर साहब? मतलब बस अस्पताल की इंक्वायरी से मुतमईन हो जाना चाहिए, या आप और आप जैसे दीगर जो लोग हैं वो क्या हल चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं कि क्या हो? इंक्वायरी एक्चुअली तो सबसे पहले हकाइक सामने आने चाहिए ना कि हाउ इज इट स्प्रेडिंग और हाउ हैज इट स्प्रेड, और उसके बाद फिर इसका तदारुक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो इंक्वायरीज हैं वो तो होती रहती हैं कि आपके दो चार लोगों को, अपने ही लोगों को आपने डिबेट कर दिया कि भाई जाके इंक्वायरी करके आ जाएं, ये हो जाए, इससे मसला हल नहीं होता। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। आप ये HIV को कोई छोटी मोटी चीज मत समझें। ये सारी जिंदगी जो ना बर्डन लेकर वो जो बच्चा या बड़ा घूमता है, तो उसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करनी चाहिए। वो इंक्वायरी किसी भी जो ना एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो प्रॉपर तरीके से इसको प्रूव करे और देखे कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है। और उसके बगैर तो ये होता ही नहीं कि आपने आज एक दो चार लोगों की कमेटी बना दी और वो अपने चाहिए लोगों को बिठा दिया और उसके बाद डिसाइड हो गया कि नहीं यार ये नहीं था वो था। तो देखिए, जैसे मतलब फैक्ट्स जब नहीं आएंगे तब तक आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई उस पर अमल दरामद भी चीज़ों पे नहीं हो सकता। तो हम लोगों का यही है मौक़िफ़ है कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें सबके सब लोग जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और पूरे इदारे के जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये डिक्लेयर किया जाए कि असल में जो है ना हक़ाइक़ क्या थे और कौन जिम्मेवार है, और उसको सज़ा भी होनी चाहिए। और आगे के लिए फ्यूचर में इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए? क्या अक्रॉस द बोर्ड, मतलब ये बेसिक मेडिकल प्रोटेक्शन जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, उन सबको पता है कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या SOPs हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स और SOPs पे यकीनी तौर पर अमल दरामद हो रहा हो, इसके लिए क्या हो सकता है? हमने देखा है अस्पतालों में कैमरे भी लगे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन बात असल में ये है कि जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, उनको जितने SOP जो है उनको अप्लाई करने के लिए या वहाँ लागू करने के लिए उनका काम है, और वहाँ के हॉस्पिटल के जो MS है या एडमिनिस्ट्रेटर है या डायरेक्टर है, उनका काम है कि इसको इम्प्लीमेंट कराना। तो अगर वो खुद ही नहीं करेंगे, वही उसकी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होंगे, तो फिर मसले बड़े ख़राब होते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरे सिस्टम को सही करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए जो पूरे सिस्टम के जितने भी फ्लॉज हैं उनको जो है एक्सपोज करे, और उसके बाद बैठ के डिसीजन करना है कि असल में हक़ाइक़ क्या थे जिसकी वजह से ये हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद ये हक़ाइक़ जो सामने आए तब होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें आप हम आगाही के लिए लोगों की बता सकते हैं? हम भी यहाँ पे बड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि सिरिंजेस अपने सामने ओपन कराएं, और किन किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए? देखिए, ड्रैफ्ट रेस्पॉन्सिबल है कि वो जितने भी सिरेंजेस हैं वो आपको पता है ऑटो डिसेबल अभी सिरेंज आ गई हैं मार्केट में, उनको जो है ना वो मार्केट में आना चाहिए, उसके अलावा किसी सिरेंज को नहीं आना चाहिए। अगर वो आएंगे तो एक ही मरतबा यूज होगी, उसके सिंगल यूज के बाद दोबारा तो उसके लॉक हो जाती है, सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो वो डिसेबल हो जाए। असल दूसरी बात ये है कि बाकी इदारे जो है ना वो भी सब अब अवेयरनेस का भी फुकदान है। आपके जो लोग हैं बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, इंटरनेट देखते नहीं हैं, टीवी भी कभी मुश्किल से देखते हैं, तो वो उनको भी एक अवेयर करने का बहुत ही जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि भाई न सिर्फ सिरिंजे, आप जब नाई के पास जाते हो तो वहाँ ब्लेड का भी इस्तेमाल होता है, आप और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ता है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। अच्छा, पहले हमें याद है बचपन में हमारे स्कूल्स में या इन ओल्डर एज थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में एक दस्तावेजी फिल्में वगैरह भी दिखाई जाती थीं, बाकायदा टीम्स आती थीं, टीवी पे हर वक्त इश्तिहार चल रहे होते थे। सो दे यूज्ड टू बी अ मैसिव कैंपेन अबाउट HIV। अब हम देख रहे हैं कि HIV पहले कम था, अब ज़्यादा फैल रहा है, आगाही उतनी ही कम हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये प्राइमरी स्कूल से लेकर जो है ना वो सेकेंडरी टर्शियरी, बल्कि मैं कहता हूँ सारी जिंदगी ये जो है ना दर्श देना चाहिए कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए प्रिवेंटेबल है, ये ऐसा भी नहीं है कि ये इससे बचा नहीं जा सकता। बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी जिससे बचा जा सकता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा बर्डन जो उठा रहा है वो इन्फेक्शन डिजीज का उठा रहा है इस वक्त दुनिया में। तो हम जो है उनसे बचा जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन पे खर्चा ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के पास जो है वो वसाइल जो है किसी और सेक्टर में रखने के लिए, टर्शरी केयर को देने के लिए हैं, लेकिन ये प्राइमरी पे कोई खर्चा ही नहीं है। अभी भी देखें ना, हमने पूरा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उस पार सेल लगा दिया है। हर जो है जो भी आया वो उसको उठा के दे रहे हैं, कभी उस इदारे को दे रहे हैं, कभी उस इदारे। तो गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है वो है ही नहीं इस पे। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले जो पॉलिटिकल विल होगी, उसके बाद ये प्रायोरिटी होगी इसकी कि प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, तभी आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब्दुल गफूर शोर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। ये मसला है, हम काफ़ी दिन से इस बारे में आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आगाही मुहिम है वो तो चलें जब होगी होती रहेगी, लेकिन हम ज़रूर आपको दोबारा ये बताते रहते हैं कि प्लीज़ बी कॉशियस, बी केयरफुल। अताइयों के पास जाने से परहेज़ करें। जब दांतों का इलाज करा रहे हों तो मेक श्योर करें कि वहाँ पर तमाम हिफाजती इक़दाम और SOPs को फॉलो किया जा रहा हो। जब आप अपने बच्चों को पर्टिकुलरली लेके जा रहे होते हैं, आप इंसिस्ट करें, आप ज़िद करें कि वो जो सिरिंज जिसमें वाइल डाला जा रहा है, दवाई डाली जा रही है, वो इंजेक्शन वो आपके सामने भरा जाए, आपके सामने लिफाफे से निकाला जाए। और हमारे यहाँ ज़्यादातर देही इलाकों में इंजेक्शन हर मरज़ का इलाज समझा जाता है। इंजेक्शंस की बहुतात, बेतहाशा इंजेक्शंस लगवाना भी इसका सबब बन रहा है। सो प्लीज़ हर छोटी बात पे इंजेक्शन लगवाने के लिए ना पहुंच जाया करें। वेलकम बैक। इससे पहले हम बात कर रहे थे ना आज़ाद कश्मीर में जो हालात कशीदा हैं। सर्टनली एक माहौल तो बना हुआ है ना कशीदगी का, जिसकी वजह से सब लोग फ़िक्रमंद भी हैं। पाकिस्तान में भी लोग फ़िक्रमंद हैं, दुनिया की भी नज़रें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातें हैं, और दो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान सियासी गर्मा गर्मी से बात आगे बढ़ गई है। वफाकी हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पूरी शिद्दत से एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने वाज़े बरतरी हासिल की। उसके बाद की लड़ाई और ज़्यादा तेज़ हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 9 नशिस्तें जीती हैं, मगर पीपल्स पार्टी नताइज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो नून लीग पर शदीद धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। नए इलेक्शन तक का मुतालबा भी किया जा रहा है। नून लीग की तरफ से भी टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान नून लीग पर ताक कर निशाने बांधे। नून लीग की आला क़यादत को धांधली की पैदावार तक करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल ये दांती के पैदावार है। तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं। पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं।
इस इलेक्शन में चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन यहाँ जहां मेरे पास वीडियो सबूत है, जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात के जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर सा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड और मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है, मतलब तंज किया और इट वो टंग इन द चीक कॉमेंट। फिर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा मैदान में आईं और पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुनाई और साथ ही कराची में बल्दियाती इंतख़ाबात के नाम पर कब्ज़े का ताना भी दिया। अब ये सियासी चपकलिश से तो मामला आगे बढ़ गया है, सियासी गर्मा गर्मी से भी आगे बढ़ गया है, तुंदो तेज़ जुमलों के तबादले से भी आगे बढ़ गया है। मामलात संगीन हो रहे हैं, मगर मामलात क्या संगीन ही रहेंगे क्योंकि दोनों जमातें पार्टनर्स हैं। अज़म बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब। अज़म बुखारी साहब, एक आवाम के जहन में ये भी तासुर है कि अभी चलें इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के माहौल में गर्मा गर्मी होती है, ऐसी बातें होती हैं, लेकिन गर्मा गर्मी से ज़रा आगे चला गया है मामला। धांधली के इल्ज़ामात, फिर माजी में चले जाना, फिर माजी की बातों के एक दूसरे को ताने देना, फिर परफॉर्मेंस की बातें, फिर फॉर्म 47 की बातें। आपको लगता है कि इलेक्शन का फेज़ ओवर होने के बाद दोबारा मामलात सही हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN की इसी तरह पार्टनरशिप जैसे चल रही है नॉर्मलाइज हो के चलती रहेगी? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हमने कभी भी ये सब शुरू नहीं किया। आपको याद होगा जब पिछला भी इलेक्शन था, उस वक्त वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, उस वक्त भी जो है वो कश्मीर के इलेक्शन में बहुत दफा उन्होंने लाइन क्रॉस की, लेकिन हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब भी जो माजी की बातें और फलानी बातें तो बहुत सारी हैं, पीपल्स पार्टी की तारीख के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने वो कभी नहीं की, हम नहीं करेंगे। हमारा कसूर ये है कि हम परफॉर्मेंस पूछ लेते हैं, हम परफॉर्मेंस पे बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों से वोट मांगे, आप अपनी 18 साल की सिंध की कारकर्दगी पे वोट मांगे और मेरी लीडरशिप ने जो है वो अपनी जो उनकी 2 साल 2.5 साल की कारकर्दगी है पंजाब की, उसके ऊपर वोट मांगा। हमारी तरफ से कभी लाइन क्रॉस नहीं हुई, लेकिन अब एक लिमिट जो है उसको भी क्रॉस किया जा रहा है। जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, आपका क्या ख्याल है? इससे सख्त ज़बान हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती? बिल्कुल आती है, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो है, आपने वो भी सुना होगा, मियां साहब ने कश्मीर में भी कहा था कि हल्की बल्कि जो है वो चलती रहती है नोक झोंक, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या, उनके सारे लोग जो है वो बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, बड़े मियां साहब के बारे में, और अपनी वालिद साहब की उम्र के शख्स के बारे में। जिस तरह से जो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो हिंदू खानदान को सूट करती है? इन्हीं तमाम बातों के बाद ही तो बैसाख जमहूरियत हुआ था। और ये जो बहुत जमहूरी होने का अपने आप को टैग देते हैं, जो बहुत जमहूरी होने का अपने आप को जो है वो दावा करते हैं, उसको जो है ये बैसाख जमहूरियत जो मोहतरमा बेनज़ीर जो शहीद ने किया था, आज उसको भी ये अपने पैरों तले खुद रोंद रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता अब्दुल्ला कि वो हमारे मुंह पे एक थप्पड़ मारे और हम दूसरी गाल आगे कर दें कि जी ठीक है जी ये भी कर दें। अब सिंध के इलेक्शन कैसे होते हैं, वडेरा शाही की वहाँ क्या हालात हैं, कैसे मुखालफीन अगवाई कर लिए जाते हैं, गायब भी कर लिए जाते हैं। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर इनको ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो हमारी तरफ से भी ऐसे ही जवाब आएगा। नहीं तो ये अब आपका फैसला है, पार्टी का फैसला है। एक अगर पीछे कोई टीवी वगैरह चल रहा है तो प्लीज़ आज़मा साहबा उसे देख लीजिएगा, उसका फीडबैक आ रहा है वापस। दूसरा ये कि अगर आपका ये फैसला है, पार्टी का फैसला है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो माहौल ऐसे ही रहेगा, तो फिर ऐसे में जो विफाक में मरकज़ में आपकी पार्टनरशिप है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी, या फिर आपको लगता है कि सीज़ फायर का कोई इम्कान है और आप लोग पंजाब से सीज़ फायर के लिए पहल कर सकते हैं? अभी वो सिचुएशन है या नहीं?
देखिए, नहीं, पार्टी का फैसला तो नहीं है ये। अब खुद लाइन क्रॉस हो रही है। आखिर हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे भी वर्कर्स हैं जो इश्तियाल में आते हैं। हमें भी मतलब हमारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर उनकी इतनी सारी कारकर्दगी के बावजूद बेशर्मी के साथ जब अपनी कारकर्दगी पे सवाल पूछा जाए तो जवाब देने की बजाय जो बदतमीजी शुरू कर दी जाए तो जवाब देना हमारा हक है। अब ये जो हमारी पार्टी के बड़े हैं, जो हमारी क़यादत है, वो इसके ऊपर कोई फैसला करेगी और जो हुक्म करेगी जाहिर है उसकी हम पासदारी करेंगे। लेकिन ये बहुत हो गया है, मुसलसल इत्तेहादी होते हुए भी, जैसे मैंने कहा वजह होते हुए भी यही टोन, यही, और वो किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है और ना उसका कोई जो है वो हालात वाक़यात बहुत अच्छे हैं जिसको कॉपी किया जाए। लेकिन उनको लगता है कि इस तरह से ये जाली जो है वो इनकलाबी बन के एक तरफ हमें हुकूमत भी रखनी है, एक तरफ हमें गला भी पकड़ना है, फिर रात को हमें पाँव भी पकड़ने हैं, तो फिर इस तरह तो नहीं चलता है ना अब्दुल्ला। अच्छा, वो रियासत से भी ज़रा नाखुश नज़र आए। उन्होंने कहा रियासत के लिए हमें मुल्की मफाद तो अजीज़ है, लेकिन रियासत अगर नून लीग के मफाद की बात करेंगे तो फिर हम उसको किसी तरह भी कबूल नहीं कर सकते। रियासत का पहले मतलब तो पूछ लेना। उन्होंने जो रियासत कही थी उसके बाद वो खुद ही जो है मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों पे फरमाइशी जो है वो उन्होंने बीपस दिए और वो एक्सप्लेनेशन देते रहे कि मैंने ये तो नहीं कहा, मेरा रियासत से मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। किसको कह रहे थे और क्या कह रहे थे? अब ये जो 18 साल से एक हुकूमत है उनकी, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस पूछते हैं। सब कुछ बोलेंगे, ये ताने भी मारेंगे, ये बदतहजीबी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 18 साल की परफॉर्मेंस का जवाब नहीं देंगे। आपने कभी जो है वो बिलावल भुट्टो के मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि जी वो हमने 18 साल में ये कारनामे सर अंजाम दिए। हम इनकी कारकर्दगी पूछते हैं तो वो जाहिर है इनके लिए शायद एक बहुत स्टेन है जो ये बेचारे छुपाते फिरते हैं, लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना। अब कश्मीर के लोग जो हैं वो बिल्कुल बजाय पूछने में कि वाटर टैंकर के माफिया के हाल पे आपने कराची को छोड़ा हुआ ना 18 साल से, तो आपकी मुसलसल हुकूमत और ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी 18 साल से अनइंटरप्टेड एक सूबे में हुकूमत है। यहाँ पर तो हालात ही बदल जाने चाहिए थे एक सूबे के। आप देखें ना, 2.5 साल में मेरी चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के हालात बदल दिए हैं ना। यहाँ पर सुसरा पंजाब आ सकता है, वहाँ पे कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा सकता? यहाँ पर जो है 30,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, सिंध में क्यों नहीं बन सकती? ये मतलब बहुत सारे सवालात हैं जो हम इनको पूछते हैं तो इनको लगता है कि हमने कभी कोई बदतहजीबी, कभी कोई लाइन क्रॉस, कभी किसी को, इनको भी बहुत सारे ताने मारे जा सकते हैं पास्ट के। अच्छा, MQM का भी जाहिर है वो जब उनसे ये बात करते हैं तो वो कहते हैं जी विफाक एक तो सपोर्ट नहीं करता कराची के मामलात में, फिर पानी का जाहिर इशू है वो विफाक से भी बराह रास्त मुंसलिक है। फिर दूसरा MQM का जो पूरा किस्सा था, पूरा जो अमल दखल था कराची शहर में दिहाइयों तक, वो भी कराची की तबाही का बड़ा बाइस बना। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। अब ये बताइएगा, आप दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एटलीस्ट एक बात पर तो मुत्तफ़िक हैं आज़मा साहिबा के PTI को स्पेस नहीं देनी, अपेरेंटली सियासी स्पेस या अदरवाइज स्पेस। अब ये जो 5 अगस्त को मुमकिन जलसा या एहतजाज या व्हाटएवर यू कॉल इट प्रोटेस्ट का, ये रैलियों का ऐलान किया गया है, इसके लिए क्या हिकमत अमली होगी आपकी? देखिए अब्दुल्ला, पहले तो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो है ना ये झूठा एक बयानिया बनाते हैं वफाक के खिलाफ। मैं कैटेगोरिकली आपसे कह रही हूँ, पंजाब हुकूमत ने तमाम तर जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं अपने वसाइल से जो है वो किए हैं। आपको याद होगा सैलाब जब पिछली दफा आया था तब बिलावल भुट्टो साहब ने हमें मशवरा दिया था कि जी आप जो है वो खैरात मांगने निकल जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं करूंगी, मैं अपने उससे करूंगी, उससे भी वो खफा हो गए थे। वो भी डिक्टेट करते हैं हमें बैठ के कि हमने सुबह कैसे चलाना है। लेकिन तमाम तर जो इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर के, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने अपने सूबे के मालियाती नज़्मो ज़ब्त के तहत जो है अपने पैसों से किया है। वफाक ने हमें कोई सपोर्ट किसी भी तरह की किसी इनिशिएटिव में नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो इनके पास 18 साल से हुकूमत है ना, ये मतलब मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता उनके पास 100 बहाने होते हैं, और जिन्होंने करना होता है वो चीफ मिनिस्टर की तरह कर दिखाते हैं। तो ये रोना धोना उनका पता नहीं क्यों उनकी आदत बन गई है, वो ये करते रहेंगे। लेकिन कराची के अवाम जो है, तभी तो वो चीफ मिनिस्टर भी मांगते हैं मरीम नवाज जैसी। जब लाहौर आते हैं वो कहते हैं कराची को भी ऐसी तरक्की चाहिए, और यही बात उनको नागवार गुजरती है। और जब वो कोई ताजिर ऐसी बात करता है तो उस ताजिर के साथ क्या हुआ था ये जो हमें सुनाते हैं, ये मतलब बहुत सारी कहानियां जो इनकी भी सुनाई जा सकती हैं जो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करूंगी क्योंकि लीडरशिप का हुक्म ये है कि हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी। चलिए, अगर अच्छी बात है अगर आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर पे नीचे करने की जरा तरफ अगर मामला जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर? जी नहीं, एक तरफ से नीचे नहीं होगा।
अगर दूसरी तरफ से टेम्परेचर नीचे होगा तो नीचे होगा, अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें भी, हमारे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए और करने के लिए, हम भी फिर वो बात करेंगे। इतने सिंध के अस्पताल अच्छे हैं ना अब्दुल्ला, जो ये बहुत सिंध के अस्पतालों का वो करते हैं। यहाँ पर हमारे हार्ट सर्जरियां हुई हैं सिंध के बच्चों की, यहाँ पर हमारे हर अस्पताल के अंदर सिंध के लोग हैं। हमने तो कभी उसको एक कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया। और इतने अस्पताल अगर सिंध के अच्छे हैं तो इनके सूबाई वजीर बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं? अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी है। कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे, एमक्यूएम ने भी एक मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, एमक्यूएम ने एक तहरीक शुरू की है या इरादा रखते हैं इसका कि इंतज़ामी यूनिट नए बनाए जाएँ। सो क्या वफाक इस मुतालबे पे एमक्यूएम के साथ खड़ा होगा? पंजाब हुकूमत, पंजाब की सियासी क़यादत का क्या मौक़िफ़ है एमक्यूएम के इस मुतालबे को लेके कि कराची में या फिर सिंध में और कहीं नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए? ये भी एक मुनाफकत है। यहाँ जो है वो जनूबी पंजाब जो चीफ मिनिस्टर का इस वक्त सबसे ज्यादा प्राइम कंसर्न एरिया है। अपनी शायद अपना घर हो उसमें जनूबी पंजाब को फौकियत मिलती है, ब्यूटिफिकेशन प्लान हो उसमें पंजाब को फौकियत, जनूबी पंजाब को फौकियत मिलती है, ग्रीन बसें हो सबसे पहले जनूबी पंजाब में जाती हैं, होना स्कॉलरशिप्स लैपटॉप्स हो वो जनूबी पंजाब में जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर खड़े होकर जनूबी पंजाब का एक कार्ड खेलना, वो पिटावा कार्ड जो है वो शुरू करते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर के लिए एक ही पंजाब है और वो तमाम पंजाब को एक ही नजर से देखती हैं। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर हुई है ना उसकी, इसलिए फिर ये कहते हैं। दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये नहीं हो सकता कि पंजाब के अंदर आपका मुतालबा हो कि पंजाब में जो है वो नए सूबा बना दिया जाए, लेकिन कराची की तरफ कोई नहीं। वही बात है ना, मरसू सिंध ना डेसू वाली बात है कि जो वो अपनी तरफ जब बात आती है तो वो बिल्कुल प्रिंसिपल्स कुछ और हैं, दूसरों के लिए प्रिंसिपल कुछ और है। ये इसके हवाले से देखिए, ये वफाक का सब्जेक्ट है, ये लीडरशिप ने फैसला करना है। जो भी इसके बारे में पॉलिटिकल जो विजडम है वो इकट्ठी बैठे और वो जो को फैसला करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें, पंजाब को तकसीम करने की बात करें, लेकिन सिंध जो है उसके अंदर जो है वो इंतजामी यूनिट्स नहीं बन सकते। ऐसा नहीं होता, ये मुनाफकत है। और ये जो है ना, ये एक ही प्रिंसिपल रखना पड़ेगा उनको हर चीज के लिए। ये नहीं हो सकता मेरे लिए जो मुझे सूट करता है, जैसे मुझे जीबी के अंदर जो है वो मेरी नजर पड़ गई थी, मुझे वो पसंद आ गया था, वहां मुझे जो है वो जैसे भी सीटें मिल गई वो ठीक है, वहाँ इलेक्शन बहुत अच्छा हो गया। अब कश्मीर के अंदर मुझे लोगों ने जो है वो वोट नहीं दिया। जिन्होंने कल जहाँ जो तकरीर फरमाई है बड़ी जो है वो खौफनाक और खूंखार होकर, वो आपने नीचे बंदे देखे थे कितने खड़े थे? 150-200 बंदा जिन्होंने खुद की इनकी अपनी जो वो लाइव कवरेज थी उसके अंदर खुद देख लें नीचे बंदा कितना खड़ा। अब फिर ये बातें करें तो इनको गुस्सा आ जाता है। अब उसमें क्या करूं मैं? चलिए, सीम्स लाइक कि पॉलिटिकल टेम्परेचर इज़ नॉट कमिंग डाउन देन। बहुत शुक्रिया आपका आज़म बुखारी साहिबा। और वो कह रही हैं कि हमारी तरफ से मतलब एक तरह नहीं होगी, अगर वो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करना चाहते हैं तो करें, हम भी रेसिप्रिकेट करेंगे, हम भी जवाब देंगे। नादिर नबील कबूल साहब तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, आपने आई गेस सुना होगा आज़म बुखारी साहब अली साहबा जो कह रही थी, वो कह रही थी अब लाइन क्रॉस हो रही है, हो गई है, और बार जब लाइन क्रॉस होगी तो फिर हमें भी जवाब देना आता है। सीम्स लाइक कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा ही, नीचे नहीं आने वाला। देखिए जी, अज़मा बुखारी के अलावा जो 3-4 दिनों से जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नून लीग के वेरियस जो लीडरान हैं, बिलो द बेल्ट जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल हम भी सुन रहे हैं और पूरा पाकिस्तान सुन रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हालांकि हमने पहल की थी 2024 में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने में हमने एक बड़ा किरदार अदा किया था, कोalition पार्टनर्स भी रहे हैं हम इनके, बट उन्होंने आगे से नेक नियति का इज़हार नहीं किया जो हमने इज़हार किया है। और इनको असल में जो गिलगित की जो हार है ना, वो अभी तक इनको काट रही है। गिलगित में जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी से अपना चीफ मिनिस्टर लाया, तो उसके बाद इन्होंने ठान लिया था कि ये तमाम वो नीच हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और किस के इलेक्शंस को ये लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। बट पॉलिटिक्स असाइड जो जबान ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनके जो लीडरान, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और सीनियर या तो होते हैं ना कोई मुझे ऐसा यंग स्पोक्स पर्सन या कोई यंग इनका MNA या MPA इस्तेमाल करता, अलग बात है। ऑल द वे टिल द टॉप ये पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की। हमने बुनियादी बातें की, हमने कहा कि हमारे सियासी वर्कर को शहीद किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे हमला किया जा रहा है। इन्होंने इस तरह की प्रिंसिपल कोई स्टांस नहीं लिया। इन्होंने कोई एक जगह भी आइडेंटिफाई नहीं किया जहाँ पे पीपल्स पार्टी की, हालांकि आपको पता है पिछले
काफ़ी माह से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है वहाँ पे, बट हमने कोई भी इस तरह का इन्फ्लुएंस करने का सिस्टम को कोशिश नहीं किया, ना इलेक्शन प्रोसेस को। हालांकि हम कर सकते थे, बट वी डोंट बिलीव इन दैट। हम इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि इवेंचुअली एंड एट द एंड ऑफ द डे आवाम की जो राय है, आवाम का जो मैंडेट है, उसका एहतराम करना चाहिए। और अगर आपने गवर्नमेंट बनानी है तो उसमें आवाम का मैंडेट और वोट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इनको आदत बन गई है इनकी, बल्कि 2024 में जिस तरह से इनको फॉर्म 47 के थ्रू इनको जो है समझे खैरात में गवर्नमेंट दी गई है, तो इनको अब लग रहा है कि हर जगह ये वही फॉर्म 47 वाले हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और कश्मीर में भी अपनी मनमानी करेंगे। बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है। उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है कि हम अवाम के मैंडेट पे डाका नहीं डलने देंगे, और वो अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासत करना चाहते हैं। उनको ये चीज याद नहीं दिलाया जाए बार बार के जो अच्छा, बार बार ये पीएमएलएन कहती है कि जीबी में आप लोग जीत गए थे तो आपको इंतखाबात के नताइज कबूल हैं, यहाँ आवाम ने आपको वोट नहीं दिया तो इसलिए आपको इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं है। सो अगर धांधली के इल्ज़ामात हैं तो इसका अगला लाहे-अमल क्या है? एहतजाज करेंगे, कमीशन में जाएंगे, रिव्यू फाइल करेंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल, वी रिजर्व द राइट फॉर एवरी लीगल प्रोसेस एंड रिकोर्स। अभी तो 2 और मरहले रहते हैं, जाहिर सी बात है मुजफ्फराबाद में और जो महाजरीन की सीट्स हैं वो, फिर आगे रावला कोट के जो और पूंछ के जो इलेक्शंस हैं वो भी होने हैं। तो उससे पहले बिल्कुल जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसने ऑलरेडी कॉल किया है कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, पहला जो मरहला था मीरपुर वाला, और वी विल कंसिडर ऑल लीगल ऑप्शंस एंड इसको बिल्कुल हम इस तरह लाइटली सब एक बात बार बार पंजाब की तरफ से की जाती है कि अब क्यों नहीं कहते कि कश्मीर को कश्मीर बना देंगे और यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ, मीरपुर को मीरपुर खास जैसा बना देंगे, और परफॉर्मेंस का ताना जिसे कहते हैं ना वो दिया जाता है। क्यों नहीं कहते कि किसी शहर को कराची जैसा बना देंगे? वो कहते हैं हम तो कह सकते हैं कि वहाँ के शहरों को लाहौर जैसा बना देंगे या दीगर शहरों जैसा बना देंगे। नहीं, लाहौर भी अभी अनफॉर्चुनेटली आपने दिखाया होगा, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर भी पिछले दिनों पानी में डूबा हुआ था और वहीं के लोकल्स ये वीडियोस बना रहे थे। मीडिया ने तो इतना कुछ रिपोर्ट नहीं किया लाहौर की सूरत हाल को जो बारिशों के बाद हुआ। अगर कराची में ये होता तो कम से कम 3 दिन तो तमाम चैनल दिखाते कि किस तरह कराची डूबा हुआ है। बट अगेन इस चीज में मतलब कोई फख्र नहीं मैं महसूस कर रहा। लाहौर को भी नहीं डूबना चाहिए, किसी भी शहर को नहीं डूबना चाहिए, बट हम बिल्कुल अभी फख्र से कहते हैं कि जो सिंध है उसमें जिस तरह की डेवलपमेंट वर्क हम कर रहे हैं, और ये गिलगित में ये चली थी ये बातें, ये कुछ रैपर्स भी थे बल्कि उन्होंने भी कहा था कि कराची जैसा हाल बना देंगे। उसके बावजूद गिलगित की आवाम ने भारी तादाद में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट किया और हमारे सीएम लाने में हमारी मदद की। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम जिस तरह से सिंध के गरीब और बिल्कुल जो कहते हैं ना लेबर तबका, किसान तबका, उसके लिए रेवोल्यूशनरी हम स्कीम्स लाएं, इनिशिएटिव्स लाएं, तो कश्मीर का जो एक प्रिंसिपल स्टांस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से पीपल्स पार्टी लड़ रही है वो किसी और पार्टी ने उस तरह से नहीं लड़ा है। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कश्मीर की आवाम को अगर तो एक्सरसाइज करने दिया जाए अपना राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो वो याद रखेंगे कि आज तक पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है वो किसी और पार्टी ने नहीं लड़ा है, और हमारे लिए ही वोट करेंगे। हम अपनी परफॉर्मेंस पे ही जा रहे हैं। हम जो है दीगर 2 मराहिल भी हैं वो मराहिल पुरअमन तरीके से तय हो जाएं, ये तो इन हालात में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। सो क्या किसी तरफ से टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश की जाएगी? क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि एज एन जाहिर है कि आपके यहाँ से जो सबसे बढ़ चढ़ कर हमले किए जा रहे हैं वो पार्टी चेयरमैन की तरफ से किए जा रहे हैं, अभी क्या पार्टी इस बात पर गौर कर रही है कि हाँ जी इट्स टाइम टू कूल डाउन अ लिटिल बिट, या फिर नॉर्मलाइज करें चीज़ें, क्योंकि दूसरी तरफ एहतजाज है, वहाँ भी मामला कशीदा हुआ है? जी अब्दुल्ला भाई, देखिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट नून लीग की है, और घर में भी अगर आप देखें तो घर का जो बड़ा होता है जिसके पास इख्तियार होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी को पहल करनी होती है। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे या हम मैं ना मानू वाली सियासत नहीं, उसमें यकीन नहीं करते। अच्छा नादिर साहब, एक बात और है, वो कहते हैं जिस तरह ज़ाहिर है बिलावल साहब ने कहा कि जी नून लीग ने इंतखाबात में धांधली की है और रियासत ने उनकी मदद की है, वो कहते हैं क्योंकि कश्मीर में इंटरिम गवर्नमेंट तो बनती नहीं है, जो सिटिंग मिनिस्टर्स होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, ना सिर्फ कैंपेन कर रहे होते हैं, इलेक्शन लड़ भी रहे होते हैं। जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है तो मशीनरी भी उसकी होती है। तो वो कहते हैं जब ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो फिर हमने कैसे धांधली कर ली? देखिए ये तो हमारा केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे भी हो रहा है, प्रिंसिपल और मॉरल जो हमारा हाई ग्राउंड है उसको रिअफर्म कर रहा है कि हालांकि हमारी
वहाँ पे गवर्नमेंट रही पिछले काफ़ी महीनों से, हमने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, मगर इस्लामाबाद से जो वुज़रा आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो मशीनरी होती है उसको यूज़ किया जा रहा है इन्फ्लुएंस करने के लिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, बट जो इन्फ्लुएंस मियां शहबाज शरीफ साहब का है वो शायद कश्मीर के भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता कश्मीर के लोकल सिस्टम के ऊपर या लोकल गवर्नेंस पे। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इस्लामाबाद के डायरेक्टिव्स भी सुनते हैं और हम सबूत के साथ जाएंगे इंशाल्लाह जब अपना केस हम लीगली परसू करेंगे। टॉकिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस, बारिशें यहाँ भी शुरू हो रही हैं, हो चुकी हैं एक्चुअली, बाकी सिंध के इलाकों में तो कराची में भी आपको पता है बारिश की पेशगोई है, क्या तैयारी है, क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, सीएम साहब ने भी और देन अगेन ऑन द लोकल गवर्नमेंट लेवल मेयर ने भी मीटिंग्स कंडक्ट की हैं अपने अमले के साथ और स्ट्रिक्ट हिदायत दी हैं कि मानसून से पहले, जिस तरह हर साल हमारी पूरी कोशिश होती है कि तमाम जो ड्रेन्स, सूरेज और बाकी जो लाइंस होती हैं उनको क्लियर किया जाए, उस पर भी काम हो चुका है। जो मशीनरी होती है, सक्शन पम्प्स वगैरह, वो भी रेडी हैं। अमले को भी बोला गया है कि उनकी जो छुट्टी है वो सस्पेंड की जा रही है ताकि मानसून के दिनों में जो सिंध और स्पेशली कराची की जो आवाम है उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और मुझे उम्मीद यही है कि जिस तरह हमने लास्ट ईयर भी बारिश हुई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बट विद इन अ फ्यू आवर्स हमने तमाम रोड्स क्लियर कर दी थी, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पानी कहीं पे भी अननेसेसरीली खड़ा नहीं होने देंगे। जैसी बारिश होते जाएगी हम क्लियर करते रहेंगे और आवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नादिर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी ये ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। वेस्ट इंडीज़ से पहले टेस्ट हारने के बाद अब तासुर ये है और भी ज़्यादा गहरा होने लगा है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट सवाल के जिस कड़े में जा गिरी है, इसे बाहर निकालना मुश्किल है, आसान काम नहीं है। बॉलिंग तो फिर कभी चल भी गई है, कभी चली ना चली, लेकिन कौमी टीम की बैटिंग लाइनअप का जो हाल है बिल्कुल ही ऐसा लगता है बर्बाद हो चुकी है। जब 2 दिन पड़े हों और कोई टीम 211 रन्स ना बना सके और 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सकें तो ज़ाहिर है फैंस मायूस होंगे, और क्या होंगे। हेड कोच सरफराज अहमद भी मान रहे हैं कि बैटिंग लाइनअप ने मायूस किया है। मुझे लगता है कि जो हमारा पिछले दिन का सेशन था, आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस किया। अगर हम वहाँ पे उनकी वो पार्टनरशिप नहीं लगती, आखिरी जो पार्टनरशिप लगी है 8वीं विकेट पे, अगर वाली पार्टनरशिप हम पकड़ लेते, उसके अलावा जो हमारी पहली इनिंग में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अच्छी खासी अगर वहाँ पे लीड ले लेते 50 और रन की, तो आई थिंक मुझे लगता है वो ज़्यादा हमें वहाँ पे नुकसान हुआ थोड़ा। और हमें लगता था कि यहाँ पर हमें पूरे 5 बॉलर चाहिए और हमें फास्ट बॉलिंग यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से हम एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गए। आई थिंक ये कि हमें लगता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। फास्ट बॉलिंग को बड़ी इस पिच ने बड़ी हेल्प दी। अगर आपने ओवरऑल देखा तो इस मैच में फास्ट बॉलर नहीं जो है वो दोनों टीमों की तरफ से हो गया। आई थिंक हमारा फास्ट बॉलर का साथ जाना अच्छा डिसीजन था। आई थिंक ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग की तरफ से हमें थोड़ी सी मायूसी, होपफुली कि इंशाल्लाह एज ए बैटिंग यूनिट जो है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मैच में। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि चंद बरसों से बैटिंग के शोबे में कोई नया टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा ना। घूम फिर कर सेलेक्टर्स को वही आजमाए हुए, वही चेहरे, वही लोग नज़र आते हैं। क्या हमारे पास ऑप्शंस है ही नहीं। सोहेल इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोहेल भाई, जितने हम यहाँ परेशान हैं, क्या लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर्स में भी वो परेशानी महसूस की जा रही है या वहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल है ये हारना? अब्दुल्ला, ये कैसे कह सकते हैं कोई भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कॉरिडोर्स हैं वो परेशान ना हों, क्योंकि जब तक आपने इतने ज़्यादा काम किए पिछले 2.5 सालों में, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम किए, अकेडमीज को आपने फॉल बनाया, अंडर 15 से आपने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, 17, 19 पाकिस्तान शाहीन्स, और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, विमेन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन ये सारे काम अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन जब तक आपको जीत नहीं मिलती ना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके हाई ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर आता है। जितना मर्जी कहें कि जी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, नहीं कि हम 2 साल में अपने कामों को दुरुस्त कर लेंगे, जीत आना शुरू हो जाएगी। जीत ही है जो आपकी खामियां जो हैं वो भी अंडर द कारपेट कर देती है। और जो जब आपको जीत नहीं मिलती, जब हार रहे हो, तो आप अगर अच्छे काम कर भी रहे हो 100%, तो फिर भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फेस है आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जब तक वो नहीं जीतेगी,
आईसीसी के इवेंट्स में आप नहीं जीत रहे, बायलैटरल सीरीज में सिर्फ आप जीत रहे हैं। अब अवे सीरीज में आपने 8वां टेस्ट मैच जो है वो मुसलसल शिकस्त हुई है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर प्रेशर ना हो, लेकिन इस चीज का महसूस करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, जिस चीज की अभी निशानदेही की सरफराज अहमद ने। तो यही बात हम पिछले, माजिद भाई इस चीज को दोबारा इंडोर्स भी करेंगे, पिछले 5-7 सालों से हम इसी चीज को कर रहे हैं महसूस, जिसकी निशानदेही सरफराज अहमद ने की, जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम तीनों टेस्ट मैचेस हार चुकी हुई है। उनको टाइम देना चाहिए, डेफिनेटली वो भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनको इसलिए, लेकिन ये जो मसाइल जिनका तज़किरा उन्होंने किया ये आज के नहीं है। हम लोग फिर ये कह देते हैं कि जिन गलतियां की हैं उनको आने वाले मैचेस में हम दुरुस्त कर लेंगे, वो हो तो नहीं रही हैं। उन चीजों को आपने एड्रेस करना है। साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देख लें, सेंचुरियन का, वहां पर रबादा जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो आपके खिलाफ रन कर जाते हैं और आप जो है वो सीरीज वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। भट्टी साहब, हम खिलाड़ियों की अक्सर बात करते हैं, लेकिन इनको लाने वाले, इनको सेलेक्ट करने वाले, इनको कोच करने वाले, हम सरफराज की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है रिलेटिवली ही इज़ न्यू, लेकिन मिसबाह भाई और दीगर लोग ये तो कितने बोर्ड्स के साथ इन्हीं या इससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पे मौजूद रहे हैं। असद शफीक हो, मिसबाह हो और दीगर कुछ नाम भी, अगर आप इफ आई एम मिसिंग समवन प्लीज़ आप बताइएगा भट्टी साहब। देखें, आकिब जावेद भी उनमें एक नाम है, वो भी काफ़ी तकरीबन 2-2.5-3 साल से वो भी पाकिस्तान टीम के साथ है। और अब्दुल्ला, ये सिर्फ पाकिस्तान मेंस टीम की बात नहीं है, पाकिस्तान विमेंस टीम भी तसलसल के साथ हार रही है। अच्छा, माजी में हम हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, ये सोहेल भाई जो बता रहे थे पिछले 3 साल की कहानी। 3 साल में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। 8 के 8 टेस्ट मैच जो हमने खेले, इवन बांग्लादेश से हम 2-0 हार गए, अब वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच खेला वो भी हार गए। तो ये कहानी अब पाकिस्तान की तवील होती हुई जा रही है। तो मेरे ख्याल में जाहिर है जो लोग मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी नीयत पर शक है, लेकिन बहरहाल उनकी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं हो रही। इसलिए मोहसिन नकवी साहब को या पीसीबी के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे दिमाग आ जाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। देखिए, ये जो पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, हमने कहाँ क्रंच मोमेंट मिस किए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के आखिरी 7 विकेट 45 रन पर गिरे, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के पहले 9 विकेट 71 रन पर गिरे। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जाहिर है ये वो बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान को आप ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, इवन बाबर आजम ने, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी इनिंग्स में 55-56 नॉट आउट बनाए। लेकिन अब ये भी डिबेट हो रही है कि ये 90 रन की जो शिकस्त है, अगर बाबर थोड़ा सा स्ट्राइक संभालते तो 90 के बजाय हम और मार्जिन शिकस्त का कम करते। तो देखें, तमाम लोग जिम्मेदार है। इवन इमामुल हक भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के रेगुलर मेंबर है। फिर अगर ये लोग नाकाम है तो मेरे ख्याल में इनको खुदाफिज कह के जो नए चेहरे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। गाजी गौरी टीम के साथ है, उन्हें विकेट कीपर के तौर पर आजमाना चाहिए। नए चेहरे गिनवाए जरा, हमें कुछ नाम बताएं, 2-3 एटलीस्ट भट्टी साहब जिनको शामिल किया जा सकता है। कामरान गुलाम जो है, वो कामरान गुलाम को उन्होंने डेब्यू पे इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में सेंचुरी बनाई। कामरान गुलाम अब हमारे सिलेक्टर्स के प्लान में नहीं है। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, उसके टॉप परफॉर्मर हैं मिर्जा साद बेग ने 1000 रन बनाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर, लेकिन साद बेग आज तक पाकिस्तान की रेड बॉल टीम में नहीं है, व्हाइट बॉल के कैंप में शरीक है। साद बेग के नंबर का मसला है या क्या मसला है उनका? बैटिंग ऑर्डर क्या है उनका? मेरे ख्याल में बिल्कुल नंबर का भी मसला है, लेकिन आपको नंबर तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ। लेकिन साद बेग की बेसिकली जो टाई है वो गाजी गौरी के साथ है। सही है। गाजी गौरी भी विकेट कीपर बैट्समैन है, साद बेग भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अली उस्मान को या उवैस जफर को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में मौका दिया है, एक मौका साद बेग को भी दे के देख लें। आपने सऊद शकील को पहले अनफिट डिक्लेयर करके अब दोबारा लेकर गए। आपने अब्दुल्ला शफीक को वेस्ट इंडीज में, वो ग्लोबल लीग खेल रहे थे, वहां से बुलवा लिया। तो मेरे ख्याल में एक यंगस्टर जो परफॉर्म कर रहा है उस वक्त उसको मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो प्लानिंग करने वाले हैं शायद वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं।
और वो लोग जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, अब उनको खुदाफिज कहकर फिर कुछ नए चेहरों को आजमाना चाहिए। कुछ नए चेहरों को आजमाना चाहिए। अच्छा सोहेल भाई, आप भी अगर कुछ नामों को ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। Who do you think deserves to be here and is not getting a chance? जिस तरह हमने अब्बास की बात की, मतलब उनके 3 साल नहीं थे ना, वो he was not there, he was not in the हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है सोहेल भाई? वही आवाज आपकी जी अब्दुल्ला भाई, देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं पिछले कई अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके होते हुए पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल सकी, लेकिन इस दौरान जो प्लेयर्स हैं हम उनका तस्करा क्यों नहीं करते? क्या अब नौजवान खिलाड़ी, हमेशा कहा जाता है कि जी नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करें टेस्ट स्क्वाड में, नौजवान खिलाड़ियों को लेके आए गया, अज़ान अवैस आए, अब्दुल्ला फजल आए, उनके वो ठीक है वो अनफिट हो गए, इसके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ी भी थे, गाजी गौरी भी हैं, वो भी साथ आए, लेकिन क्या जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हमें पिछले 3-4 सालों में टेस्ट मैचेस में शिकस्त हो रही है, उनसे भी कोई सवाल करेगा? अब मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी सबके सामने है, सलमान अली आगा को हमने कहा कि जिन्होंने बड़ी अपनी इनिंग्स को इवॉल्व किया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक इनिंग्स खेलें और अगली 10 इनिंग्स आप फ्लॉप हो जाएं। इमामुल हक को पूछें कि आपको मौका मिला, आप दोबारा वापस आए, आप नहीं खेले। क्या सिर्फ और सिर्फ कोचेस का या जो मैनेजमेंट से 2.5-3 साल से जुड़े हुए लोग हैं उनका सवाल बनता है, या सिर्फ उनसे तनकीद बनती है, या सिर्फ मोहम्मद रिजवान को क्यों शामिल किया जा रहा है? मोहम्मद रिजवान को सिर्फ उनकी सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर शामिल किया गया। गाजी गौरी, रोहेल रशीद को हमें सीनियरिटी नहीं, सर्टनली परफॉर्मेंस के साथ में चाहिए ना। सीनियरिटी इज इंपॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक ज़बरदस्त टैलेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे। वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको अपडेट किया था, बताया था ना, लाहौर के इलाका बागबानपुरा है, वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक घर की छत गिर गई और टीआर गार्डन वगैरह की छत की दूसरी मंजिल से छत गिरना शुरू हुई, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ गई और छत के ऊपर एक बर्थडे पार्टी बच्चे की हो रही थी, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के, मतलब ज़ाहिर फैमिली गैदरिंग थी, 8 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। इन 8 अफराद में ये तो कंफर्म किया गया था कि एक बच्चा शामिल है, बाकी क्या तफसील है, ज़्यादातर ख़वातीन हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे, बट दिस इज़ रियली रियली ट्रैजिक। पाकिस्तान दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों का घर है और ज़ाहिर है ये हमारे लिए कोहपेमाई जो है एक नेचुरल शौक होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है। ख़वातीन हमारी बड़ी ज़बरदस्त कोहपेमा हैं, चंद के नाम आपको पता ही है और हम आपसे मुलाकात भी कराते रहे हैं। इन ख़वातीन में कमी थी एक ऐसी खातून की जिसका ताल्लुक़ एक और इलाके से हो। अब एक ऐसी ही खातून सामने आई हैं हाल ही में स्कर्दू की 6000 मीटर के करीब ऊंची एक पहाड़ है और खोसरगंग चोटी कहा जाता है। मलाइका खिलजी ने इसे सर किया है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान से इस लेवल पर सामने आने वाली पहली कोपहमा है। मलाइका हमारे साथ हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे, मुबारकबाद देंगे और उनसे उनके जर्नी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, बहुत मुबारक हो आपको। ज़रा आप बताइए सबसे पहले कि ये पहाड़ों पर अच्छा हम अब मलाइका हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी, लेकिन मीनवाइल सोफ़ा ये विजुअल्स आप देखिए। मलाइका का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान की एक लड़की पहाड़ों को सर करने में नुमाया नाम जिसने हासिल किया है, मलाइका इज़ द फर्स्ट वन। और एक चोटी खोसरगंग जिसे कहा जाता है, इन्होंने इसे सर किया है और 6000 मीटर के करीब ये ऊंची है खोसरगंग। मलाइका अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। सबसे पहले तो अगर आप हमें सुन सकती हैं तो आप हमें बताइएगा ये पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ कब से है आपको और कैसे आपने फ़ैसला किया कि आप ये गिलगित जाएंगी और खोसरगंग को सर करेंगी? वालेकुम सलाम, मैं आपको सुन सकती हूँ जी, बताइए। तो मेरा फिर सवाल भी आपने सुना होगा, कब से शौक़ है आपको मलाइका पहाड़ ये ट्रैकिंग ये माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक़ कब आपको शुरू हुआ और आप अपने जर्नी के बारे में प्लीज़ हमसे बेसिक चीज़ें कुछ शेयर कीजिए।
मुझे बचपन से शौक था, मैं अपने बाबा के साथ जाती थी, अपने भाइयों के साथ जाती थी, क्योंकि हमारे कोयटा में पहाड़ ज़्यादा है जी। तो हमारे घर के पास ही होते थे। जब मैं प्रैक्टिस के लिए उधर जाती थी ज़्यादातर। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस अपने कोयटा के जो पहाड़ हैं उन पे किया करती थी? जी जी, अपने बाबा के साथ करती थी और अपने भाइयों के साथ करती थी। लवली। और फिर आपने इसको मतलब प्रोफेशनली आगे बढ़ाने का कैसे सोचा? क्योंकि जाहिर है ये बड़ा सीरियस काम है, इसमें आपको आपकी बॉडी को ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। इससे पहले भी आप हमारे जो नॉर्दर्न रीजन है इसमें कोई चोटी सर कर चुकी हैं या दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। मुझे शौक तो था लेकिन मौका चाहिए था, मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। ये कोसरगंग का सिलेक्शन कैसे हुआ? ज़ाहिर है बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास सर करने के लिए। मुझे बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर मैनेजमेंट में मैं माउंटेनिंग की क्लासेस लेती हूँ। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और स्कॉलरशिप पे रखा, और अल्पाइन क्लब ने मुझे स्कॉलरशिप पे रखा। आप माउंटेनियरिंग की क्लासेस लेती हैं, मतलब बाकायदा एजुकेशन हासिल की जा रही है इसकी। दैट्स सो इम्प्रेसिव। सो अब आगे क्या? आपने समीरा बेग की तरह, नाइला कियानी की तरह कहाँ तक जाना है? मैं भी चाहती हूँ जैसे नाइला आपी है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह 800 के पहाड़, 8000 के पहाड़, 9000 के पहाड़ों पे मैं जाऊँ, और पहले मैं चाहती हूँ कि मैं स्पांटिक पे जाऊँ। अच्छा, अब ये बताइए, ज़ाहिर दुश्वार गुजार रास्ते हैं, मौसम की सख्तियाँ हैं, ये इसके लिए आपने कुछ दिन इस इलाके में गुजारे, अपने आप को एक्लामेटाइज किया, या फिर आप गईं और कितने दिन बाद आपने क्लाइंबिंग शुरू की? और किसी मौके पे आपको ये लगा मलाइका कि मैं ये क्या सर ले बैठी हूँ और मैं तो मुश्किल में पड़ गई हूँ? नहीं, मुझे शौक था। जब इंसान को शौक होता है तो वो ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि मुझे शौक था, मैं चाहती थी कि मैं ये करूं, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जाऊं। और एक हफ्ता हमने प्रैक्टिस की थी वहाँ पे स्कर्दू में, छोटे छोटे जो पहाड़ है वहाँ पे प्रैक्टिस की थी, जहाँ हम लोग क्लाइमेटाइज हो गए थे। अच्छा, अब आप तो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, क्या आपके साथ और भी लड़कियां हैं जो ये माउंटेनियरिंग की बाकायदा तालीम ले रही हैं? जी जी, हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जो भी चाहती है कि वो जाए, और वो भी इस इल्म को हासिल कर रही है और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, लवली। मतलब यानी कि हम बलूचिस्तान से मलाइका के अलावा भी और ख़वातीन को देखेंगे और बच्चियों को देखेंगे जो अब पहाड़ सर करते हुए हमें नजर आएंगी। That's so. जी जी, इंशाल्लाह आगे बहुत सारी लड़कियां आएंगी और वो भी चाहती है कि आगे जाए। लवली, बहुत मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को, आपके सबसे पहले आपके भाइयों की सपोर्ट, आपके वालिद की सपोर्ट, जिनके साथ आपने कोयटा के पहाड़ों से सफ़र शुरू किया और आप माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गई हैं। Congratulations to you. Thank you. No, we need youngsters like them. और जाहिर है ये जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, हेल्दी एक्टिविटी होती है, ये हेल्दी ख़यालात, प्रोडक्टिव ख़यालात को भी परवान चढ़ाती है। सो प्लीज़ indulge yourself in any physical activity and you will see the difference in your life. And अच्छा, लाहौर के इलाके बागवानपुरा में जहाँ अफराद की तादाद 9 हो गई है। रेस्क्यू ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, इस बारे में जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।